प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही 5 देशों के दौरे के बाद स्वदेश लौटे हैं। मोदी का यह दौरा बहुत प्रभावी था। भले ही ये दुनिया के नक्शे पर छोटे देश रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यहां जाना चीन के प्रभाव को कैसे काउंटर कर रहा है, ये आपको हम आज बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कैसे प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। भगवंत मान का ये बयान आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वो शायद खुद को भी लाफ्टर चैलेंज का एक पार्टिसिपेंट मान रहे, वरना इस तरह का मजाक और विधानसभा में जरूरत क्या थी। भगवंत मान क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए, हम आपको सुनाएंगे कुछ देर में वो क्या कह रहे हैं। भगवंत मान कह रहे हैं कि जिन देशों की आबादी 10,000 भी होती है, मोदी वहां सर्वोच्च सम्मान लेने चले जाते हैं। भगवंत मान जानबूझकर ऐसे देशों का नाम ले रहे हैं जो मौजूद भी नहीं है, जैसे मैग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया और तो और। भगवंत मान अपने बयान पर टिके हुए हैं। सफाई देने के बजाय कह रहे हैं कि क्या मुझे विदेश नीति पर सवाल उठाने का हक नहीं है। कह रहे हैं कि मोदी हरियाणा पंजाब के बीच में पानी के मुद्दे का फैसला तो नहीं करवा पा रहे। कह रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन की जंग बंद करवा दूंगा। भगवंत मान साफ साफ जो बातें कह रहे हैं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कभी दावा नहीं किया कि वो रूस यूक्रेन की जंग बंद करवा देंगे, तो पहली बात तो यहीं पर झूठ साबित हो गई। प्रधानमंत्री ने कभी यह दावा नहीं किया है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करवा देंगे। ये दावे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। अब ये कंफ्यूजन कहां से आया भगवंत मान के दिमाग में? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवाएंगे। भगवंत मान कहीं कंफ्यूज हो तो उनका कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। भगवंत मान जी, आपको कूटनीति का कभी नहीं पता है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब संभालें। पंजाब में अभी उनको बहुत काम करने हैं। विदेश नीति पर आपको सवाल उठाने का कम से कम चर्चा अगर देश के अंदर आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मित्र देशों का अपमान करना गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्लोबल साउथ के उन देशों का अपमान करें जहां प्रधानमंत्री गए हैं। प्रधानमंत्री ने ये दौरा क्यों किया, ये हम भगवंत मान को भी बताएंगे और आपको भी, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए भगवंत मान। प्रधानमंत्री जी गए हुए, मेरे घाना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मैग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है, वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ जेसीबी चल रही है, जेसीबी गलना चिपा गए। मुख्यमंत्री हैं ये पंजाब के, आपने सुना उनको, उनकी भाषा को ये कहीं से लग रहा है कि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 10,000 लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसका प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा से क्या ताल्लुक? भगवंत मान समझा नहीं पाएंगे, वो सिर्फ नंबर स्कोरिंग के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब हंगामा होना था, हो गया। विदेश मंत्रालय ने भगवंत मान के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि हमने एक हाई स्टेट अथॉरिटी की वो टिप्पणी देखी जो भारत के ग्लोबल साउथ के दोस्ताना देशों के साथ संबंधों पर कर रहे थे। ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक है। भारत सरकार ऐसे अनैच्छिक संबंधों से खुद को अलग करती है जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कम करके आंकती है। आप सोचिए, विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ता है क्योंकि भगवंत मान अपने संवैधानिक पद की जो गरिमा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी भगवंत मान को अपने कहे पर कोई पछतावा नहीं था। भगवंत मान ने उनके बयान के बाद विदेश मंत्रालय की आपत्ति पर सफाई मांगी तो मान ने सफाई तो नहीं दी, लेकिन सवाल फिर से उठा दिया। मैं फॉरेन पॉलिसी बारे पूछा भी, तुसी जिथे भी जाने हो उत्थे अडानी का बिजनेस क्यों शुरू हो जाता है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, मैं तो फ्यूचर च भी पूछूंगा कि गल प्रधानमंत्री ने पूछ नहीं सकते। आइए मान साहब का थोड़ा सा और ज्ञानवर्धन कर देते हैं। मान साहब, प्रधानमंत्री मोदी जिन 5 देशों के दौरे पर गए थे वो ग्लोबल साउथ के देश थे। घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नमीबिया। अब ग्लोबल साउथ, अगर किसी पत्रकार ने पूछा होता तब समझ में आता कि ग्लोबल साउथ पर आप क्या कहते हैं। अब इसको नक्शे पर समझिए, ग्लोबल साउथ होता क्या है?
ग्लोबल, अगर आप ग्लोब उठाएंगे और ग्लोब के बिल्कुल मिडिल से जो नीचे के देश हैं, इन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। आप भी देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर जो ग्लोब के निचले के देश हैं, ये विकासशील देश हैं, और इनमें से कई ऐसे भी हैं जो गरीब देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इन्हीं देशों पर है। ऐसा नहीं है कि हम जो ग्लोबल साउथ के देश नहीं है उनसे अच्छा रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ये जो फोकस ग्लोबल साउथ पर है, ये एक उद्देश्य के साथ है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है इन ग्लोबल साउथ के देशों को चीन के कर्ज के जाल से मुक्त कराना, क्योंकि चीन ने इन देशों को इतना ज्यादा कर्ज दिया हुआ है कि ये देश उसके कर्ज में डूबे हैं। ये देश उसके कर्ज में गुलाम बने हुए हैं एक तरह से। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दुनिया के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, जबकि इसके उलट भारत की अप्रोच इन देशों को आपसी सम्मान के साथ ट्रीट करने की है। जैसे घाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट अफ्रीका के लिए एक वैक्सीन हब स्थापित किया है, ताकि भारत की पहचान ग्लोबल साउथ की फार्मेसी के तौर पर हो, फार्मेसी सेंटर। भारत ने घाना के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की डील भी की है। ये चीन की सप्लाई चेन की जो डोमिनेंस है, जो वर्चस्व है, उसको सीधा चुनौती है, सीधा चैलेंज है। ट्रिनिडाड और टोबैगो में मोदी का दौरा 180 वर्षों की भारतीय हेरिटेज का उत्सव मनाने जैसा था। यहां भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया गया। करीबियाई देश के साथ व्यापार, ऊर्जा जरूरतों को आगे रखकर डील तो की गई, लेकिन इसमें चीन के प्रोजेक्ट्स जैसा कर्ज का जाल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अर्जेंटीना का दौरा भी बहुत बड़ा था, क्योंकि मोदी ने यहां इथियम को निकालने के लिए चर्चा की। अब ये इथियम है क्या? ये एक ऐसा धातु है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। भारत ने चीन की तरह ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि माइनिंग के राइट्स खरीद लिए कि हम ही वहां पर माइनिंग करेंगे। इसके उलट भारत ने जॉइंट वेंचर किया है, भाई मिलके साथ में करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता किया है और ये सुनिश्चित किया है कि इस डील से अर्जेंटीना का भी फायदा हो, क्योंकि जब दो मुल्क आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, फायदा देखते हुए काम करेंगे तो रिश्ता अच्छा होगा और लंबा चलेगा। ये भारत के 140 करोड़ जनता का रिश्ता बन रहा है। ब्राजील के रियो में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के लीडरशिप के रोल को चुनौती दी। मोदी ने यहां एआई के डेवलपमेंट का सुझाव दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ मोदी की मीटिंग बहुत प्रभावी रही है। दोनों के बीच में असली समन्वय पर बात हुई, ना कि चीन की तरह निर्माण के साथ शोषण करने वाले निवेश की तरह कोई डील कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पूरा ग्लोबल साउथ के इन गरीब और पिछड़े देशों की मदद कर रहे हैं। मोदी ने इन दौरों में कोई भी हेडलाइन बटोरने वाला कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया जैसे चीन करता है, बल्कि भारत ने अपना फोकस ये रखा कि निवेश अगर हो तो सीधा फायदा इन देशों की गरीब जनता का हो। भारत का डेवलपमेंट मॉडल वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस्ड है, जिसका मकसद क्या है? मकसद है कि ये देश लोकली किसी पर निर्भर होने के बजाय आत्मनिर्भर बने। भारत इन देशों में अपना यूपीआई हो और रुपए जैसा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन देशों को चीन के जो फिनटेक है उससे छुटकारा मिले और जो चीन का वर्चस्व है उसको तोड़ा जाए। चीन के फिनटेक से अगर इनको छुटकारा मिलेगा, जो फिनटेक के बहाने इन देशों की दरअसल जासूसी भी करता है, क्योंकि उन्होंने उनको फिनटेक दिया हुआ है और इस वजह से जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल वो कर रहा है उससे इन देशों की जासूसी भी कर रहा है। देखिए, चीन की पूरी कोशिश यही होती है कि वो इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाए, इन्हें अपने चंगुल में ले, गुलाम बना दे, जबकि भारत की कोशिश है कि देश अपनी संप्रभुता, अपनी गरिमा से कोई समझौता ना करे।
Coronel Pinho, guarda de honra pronta para a revista. हमारी मित्रता राजनीति से नहीं बल्कि संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास से जन्मी है। भारत ब्राजील की यह साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक अहम स्तंभ है। भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई। सोचिए बक्सर का कैसा रिश्ता निकला वहां पर। इसीलिए तो ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान भी देते हैं। और ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, ये 140 करोड़ जनता का सम्मान होता है, ये भारत का सम्मान होता है। मोदी के इस बार के दौरे में भी 4 देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया और प्रधानमंत्री इन देशों की संसद को भी संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है। बाकी प्रधानमंत्रियों की बात करें तो मनमोहन सिंह दूसरे नंबर पर हैं, 7 देशों में एड्रेस कर चुके हैं संसद को। तो इंदिरा गांधी जी ने 4 में, जवाहरलाल नेहरू ने 3 में, राजीव गांधी ने 2 में, पीवी नरसिम्हा राव ने 1 देश की संसद को संबोधित किया। देखिए, कहीं यही तो वजह नहीं है कि विपक्ष मोदी के देशी दौरों पर सवाल उठा रहा है। क्या कनाडा पर पूरी तरह खालिस्तानियों का कब्जा हो चुका है? क्या कनाडा में नए प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या खालिस्तानियों को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खालिस्तानियों ने कनाडा की पूरी हुकूमत को एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। कनाडा के खालिस्तानी पूछ रहे हैं कि जो कर सको, वो एक तरह से सीधी चुनौती दे रहे हैं, जो कर सको कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। खालिस्तानियों ने इस बार कपिल शर्मा को निशाना बनाया है। देखा आपने कैसे कपिल शर्मा के इस कैफे पर 9 गोलियां दाग दी गई। जाहिर तौर पर यह एक मैसेजिंग थी, क्योंकि फायरिंग किसी को मारने की मंशा से नहीं की गई थी। वीडियो भी बनाया जा रहा है और बस ऐसे शीशे पर बंद होने के बाद वहां मारा जा रहा है। दहशत फैलाने की कोशिश। 4 दिन पहले ही 7 जुलाई को कपिल शर्मा ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में ये कैफे खोला था। बहुत धूमधाम से खोला था। यहाँ भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं। कपिल शर्मा एक सेलिब्रिटी हैं, पंजाबी हैं और यहाँ इस शहर में पंजाबियों की तादाद बहुत ज्यादा है। कैप्स कैफे इसका उन्होंने नाम रखा है और यही वजह है कि कपिल शर्मा को लगा यहाँ कैफे खोलना एक अच्छा बिजनेस होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी गिनी चतरथ के साथ मिलकर ये कैफे खोला। लेकिन इसके सिर्फ 3 दिन बाद उनके कैफे पर गोलियां बरसा दी। कैप्स कैफे पर 9 जुलाई 2025 की रात को हमला तब हुआ जब कैफे के अंदर स्टाफ मौजूद था। हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कैफे की दीवारों और शीशों पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये अगली सुबह की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। इसमें हर गोली को हमने आपके लिए हाईलाइट किया है। फायरिंग की जिम्मेदारी खुलकर सामने खालिस्तानी आतंकी हरजीत लाड्डी ने ली है। आतंकी हरजीत एनआईए लिस्ट में मोस्ट वांटेड है, उस पर 10 लाख का इनाम भी है। अब सवाल है कि आखिर कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई क्यों? कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की क्यों गई? बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा के शो में निहंग सिखों पर की गई कथित टिप्पणी से नाराज होकर यह हमला किया गया है। ये टिप्पणी क्या थी, इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर हरजीत सिंह लाड्डी और तूफान सिंह नाम के एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो जारी किया है और कपिल शर्मा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की चेतावनी दी है। दोनों जिन्होंने ये पोस्ट किया है, उनका ये भी दावा है कि उन्होंने कई बार कपिल शर्मा के मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन
उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। आखिरकार उन्हें एक्टर कॉमेडियन का ध्यान खींचने के लिए कैफे के बाहर फायरिंग करनी। पिछले अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो ये अटैक्स जो हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं, और ये अटैक्स खास तौर के ऊपर जो ब्रिटिश कोलंबिया है, अगर इसी की हम बात करें तो लगभग 12 ये शूटिंग इंसिडेंट्स जो हैं हो चुके हैं, जहां पर जो नामवर बिजनेसेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ कोई एक गैंग का काम नहीं, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी एक बड़ा हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसके जो मुख्य सरगना है वो गुजरात की सबरामती जेल में बैठे हुए हैं, और उनका ही जो गैंग एसोसिएशंस है वो आगे काम कर रही हैं। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट हैं सतीश कुमार, उनके बैंक्वेट हॉल के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, उनसे 2 मिलियन की जो है वो फिरौती मांगी जाती है कैनेडियन डॉलर की, और उसके पीछे जो हाथ आता है वो आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। उनके ही एसोसिएट हैं गोल्डी ढिल्लों, वो ये फिरौती मांगते हैं। जो ये हरजीत सिंह लाठी है, इसकी तरफ से उसके पिता के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, एंड ही इज जर्मनी बेस्ड गैंगस्टर जो इन तमाम वारदातों को अंजाम दे रहा है। और अब मैं आपको बताती हूं कि कपिल शर्मा के कैफे पर अटैक की जिम्मेदारी लेने वाला ये जो सामने आया है व्यक्ति, हरजीत सिंह लाडी, ये है कौन? ये खूंखार आतंकवादी है, एनआईए का मोस्ट वांटेड है। एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। हरजीत सिंह आतंकवादी संगठन से जुड़ा है, वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई से जुड़ा हुआ है। हरजीत सिंह लाडी टारगेट किलिंग के लिए कुख्यात है। वीएचपी नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में इसका नाम सबसे ज्यादा उछला। जून 2024 के बीकेआई के लॉजिस्टिक्स कमांडर माने जाने वाले आतंकी कुलबीर सिंह के साथ हरजीत ने विकास प्रभाकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। विकास प्रभाकर की हत्या का मकसद पंजाब में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना था और राज्य में अस्थिरता फैलाना था। हरजीत सिंह लाडी के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को जारी करने की प्रक्रिया जारी है। हरजीत आईएसआई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर जैसे गोल्डी बराड़, अर्शदीप डल्ला और अन्य खालिस्तानियों के साथ संपर्क में रहता है, और आतंकवाद फैलाने के लिए इसका मोडस ऑपरेंडाई भी अब जरा आपको बताते हैं। हरजीत सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को खालिस्तानी विचारधारा के लिए पहले भड़काता है। ये ड्रोन के जरिए भारत में हथियार गिराने के नेटवर्क में भी शामिल पाया गया है। सोचिए, पहली बार नहीं है जब कनाडा में भारत या भारत के मूल का सेलिब्रिटी टारगेट पर आया हो। एक एक करके आपको दिखाते हैं। अभी जून की बात है, जून 2025 में कनाडा के सरे में सतविंदर शर्मा नाम के पंजाबी मूल के बिजनेसमैन की हत्या उनके ऑफिस में कर दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्य ने ली थी। सितंबर 2024 में कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के अगर आपको याद हो, घर के बाहर फायरिंग हुई थी एपी ढिल्लों की। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने खुलकर ली। नवंबर 2023 में कनाडा के वेस्ट वैंकूवर में सिंगर जो है एक्टर गिप्पी ग्रेवाल, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। जून 2023 में सिंगर योयो हनी सिंह जो है, उनको कनाडा से धमकी भरा वॉइस नोट मिला था। योयो हनी सिंह ने इस पर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने यह धमकी दी थी। भले ही खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गोलियां बरसाई हो, लेकिन हड़कंप 12,000 किलोमीटर दूर मुंबई में भी मच गया। मुंबई पुलिस की एक टीम कपिल शर्मा के घर पहुंची, जहां पर कपिल शर्मा से बातचीत की गई। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पहले कोई धमकी दी गई। भारतीय परिवारों में बेटों को नौकरियां मिल जाए तो ये उत्सव की तरह माना जाता है कि बेटे को नौकरी लग गई। पितृसत्तात्मक समाज जो है, उसमें बेटों की कमाई को परिवार के लिए बरकत कहा जाता है। वाह, बेटे की नौकरी लग गई, अब तो बेटा खूब कमा के घर लाएगा, बेटे ने नाम रोशन कर दिया, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा। लेकिन बेटी या पत्नी की कमाई को लेकर समाज इस तरह से नहीं सोचता है। आज भी अगर कोई महिला कोई गहने पहन ले या अच्छे कपड़े पहन ले तो ये माना जाता है कि उसके पति ने ही खरीद के दिया होगा, जबकि शायद वो अपनी कमाई से सब कुछ खरीदती है। हमारे समाज में बेटी और पत्नी की कमाई पर चल रहे परिवार के पुरुषों को गलत नजर से देखा जाता है। समाज के मौजूद पितृसत्तात्मक सोच वाले कुछ लोगों की इसी छोटी सोच ने देश की एक टैलेंटेड प्रतिभावान टेनिस प्लेयर की जान ले ली। गुड़गांव में एक पिता ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी। केवल 25 साल की राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके पिता ने टेनिस एकेडमी बंद ना करने की वजह से गोली मार दी।
समझ से परे है। राधिका को इस टेनिस एकेडमी से अच्छी कमाई हो रही थी और वो अपने परिवार का खर्च उठा रही थी, लेकिन राधिका के पिता दीपक यादव को ये पसंद नहीं था। दीपक यादव ने पुलिस को बताया है कि उस पर राधिका की काम बंद करवाने का सामाजिक दबाव था। दरअसल बेटी की हत्या से पहले दीपक यादव अपने गांव गया था। गांव के लोगों ने उस पर बेटी की कमाई खाने का तंज कसा। गांव के लोगों ने दीपक से कहा कि अच्छा पिता नहीं है क्योंकि उसकी बेटी मनमर्जी करती है। सूत्रों के मुताबिक दीपक को उसकी बेटी के चरित्र को लेकर कई झूठ भी बोले गए, जिससे दीपक को समाज में बदनामी होने का ऐसा डर सताने लगा, उसके मन में डर घर कर गया। 4 लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग ऐसा कह रहे, यही वो डर है जिसकी वजह से हमारे देश के कई लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। राधिका के पिता दीपक यादव को भी उनके समाज के इन्हीं 4 लोगों ने इतना भड़का दिया कि एकेडमी बंद करने के लिए राधिका पर दबाव डालने लगे। बंद करने से साफ इनकार कर दिया जब राधिका ने, तब दीपक ने गुस्से में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। पहली मंजिल पे जो आप घर देख रहे हैं, यहीं पर बताया जा रहा है कि दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि अभी वजह साफ नहीं है, वजह को लेकर के अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पिता नाराज थे क्योंकि बेटी रील बनाती थी। कभी ये भी कहा जा रहा है कि पिता जो बेटी ने अपना टेनिस एकेडमी खोल रखा था उससे भी पिता नाराज थे। तो असल वजह क्या है ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, न सिर्फ पिता से बल्कि घर में वो उस वक्त जितने लोग मौजूद थे सभी से पूछताछ कर रही है। रिवॉल्वर पुलिस ने सीज कर लिया, उस पे से फिंगरप्रिंट लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और लगातार दीपक यादव से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज़ का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस को दिए अपने बयान में राधिका के पिता ने हत्या की वजह से समाज से मिल रहे तानों को बताया है। दीपक का कहना है कि उसे बेटी की कमाई खाने वाला व्यक्ति कहकर ताने दिए गए थे और इस बात से वो परेशान रहता। समझना यह भी होगा कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि इस वजह से अपनी बेटी की जान ले लेना समझ से परे। दीपक के इस दावे से ऐसा लगता है कि जैसे राधिका की कमाई दीपक के लिए मजबूरी हो और इसी वजह से वो समाज के तानों से तंग आने लगा। लेकिन सच यह है कि राधिका का कमाना दीपक के लिए मजबूरी नहीं थी, क्योंकि दीपक खुद भी एक पैसा वाला ही आदमी था। जो उनका मकान है वो भी देख के लग रहा है उसने अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमाया था। दीपक को प्रॉपर्टी के बिजनेस से 15 लाख रुपए सालाना की कमाई होती थी और किराए के तौर पर उसे सालाना 1 करोड़ से ऊपर की रकम भी मिलती थी। यानी कि राधिका की कमाई से दीपक को खास लेना देना था नहीं। इसीलिए दीपक के बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं लग रही है। पुलिस के मुताबिक इस केस में कई पेच हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राधिका की एकेडमी बंद करवाना हत्या की वजह शायद ना हो। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि दीपक ने ही अपनी बेटी राधिका की टेनिस एकेडमी खुलवाई थी। राधिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेनिस प्लेयर बनाने के लिए दीपक 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। राधिका के टेनिस करियर के लिए दीपक उसके लिए महंगे टेनिस रैकेट्स, स्पोर्ट्स गियर भी खरीदते। फिर ऐसा क्या हुआ? जो पिता अपनी बेटी के लिए टेनिस करियर के लिए जी जान से लगा हो, अचानक टेनिस एकेडमी को लेकर उसकी हत्या क्यों करेगा? जब इस सिस्टम में लोग किसी तरह मर मर कर जी रहे हैं, तब अधिकारी घी पी रहे हैं। आज आपको भारत के यही 2 रूप दिखाएंगे, जिनमें एक वो है जिसका सिस्टम पर अधिकार है और दूसरा वो है जो इस सिस्टम का शिकार।
एक वो है जो घुटनों तक ही नहीं बल्कि गर्दन और सिर तक पानी में डूबा है, और दूसरा वो है जिसकी पांचों उंगलियां घी में डूबी, सनी हुई। एक वो है जो पुल बनाता है तो उसमें से खाता है, उसका निरीक्षण करने जाता है तो भी खाता है। दूसरा वो है जो पुल गिरता है तो उस घटना में मर जाता है, अगर वहां बच गया तो नीचे नदी में डूबकर मर जाता है। एक वर्ग वो है जो फाइलों पर साइन करते करते ही सड़कों का डामर और पुलों का सीमेंट डकार जाता है। दूसरा वो है जो इनके भ्रष्टाचार और ठगी के आगे हार जाता है। सिस्टम की दरारें दिखाने से पहले आपको नौकरशाही का वो सुरसा वाला मुंह दिखाएंगे जो एक घंटे में 13 किलो काजू बादाम हजम कर गया, ऊपर से 2 किलो घी पी गया। सोचिए सिस्टम की जो सिरमौर घंटे भर की मीटिंग में 24,000 रुपए के काजू बादाम किशमिश और घी डकार गए। उन्होंने जनता के लिए कितना पसीना बहाया होगा, विकास का कितना बड़ा कीर्तिमान बनाया होगा, आम लोगों के लिए कितनी मेहनत की होगी, तभी तो उन्हें जनता की सेवा के बदले मेवा मिला होगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में जनता के ये सेवक जल संरक्षण पर चर्चा करने पहुंचे और चर्चा करते करते इतने थक गए कि अब इस पे हंसा ही जा सकता है कि उनके लिए 19,000 रुपए के काजू बादाम किशमिश मंगाने पड़े। कमजोरी हो गई। इसके अलावा 5,000 से ज्यादा का घी पीने के लिए। वहाँ पे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम तो आयोजित हुआ था, हम लोग भी उसमें शामिल हुए थे और ग्रामीण जन भी थे, उनको खाने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। चूँकि दूरस्थ क्षेत्र था, लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था, तो इसलिए उद्देश्य था कि वहाँ उन लोगों के लिए थोड़ा चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाए। परंतु ये काजू किशमिश और इस तरह का जो बिल लगे हैं, ये चीज़ें अभी संज्ञान में नहीं हैं। अपन बात करते हैं कि ये किस तरह से उनके द्वारा ये बिल लगाया गया है। चावार्क ने कहा था, जब तब जियो सुख से जियो, कर्ज करो और घी पियो। तो समझ लीजिए ऐसे अधिकारी जब तक रहेंगे सुख से रहेंगे और खूब घी पिएंगे, क्योंकि जिस पैसे से घी आएगा वो इनकी जेब से नहीं जाएगा, ये जाएगा जनता की कमाई से। बस एक बिल पास कराया जाएगा और उस बैठक के खर्चे में डाल दिया जाएगा, या इसे चाय नाश्ते का खर्च बता दिया जाएगा, बिल्कुल इस बिल की तरह। और जनता को क्या मिलेगा?